हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की सार संग्रह की। क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी सार संग्रह की पॉलिटी की फर्स्ट क्लास से। इसमें एमसीक्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों, और धुआंधार, और इसमें आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या किया गया हमारे? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में 1774 में अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, और 1774 में क्या हुआ? कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो इसके हम विश्लेषण देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसके न्यायाधीश जो थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वो सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारतीय भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के तहत किया गया था? किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ए सही है। कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब इसमें देखते हैं, भारतीय परिषद जो अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले इसे निर्धारित 4 सदस्यों, गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त। कौन कौन से इसके सदस्य थे? वो गृह विभाग के थे, सैन्य विभाग थे, और राजस्व और तथा वित्त विभाग के इसके जो थे वो सदस्य थे। इसके अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5 सदस्य की नियुक्ति की गई थी। 5वें सदस्य की विधि संबंधी विषयों के लिए एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय 1861 में कौन वायसराय थे? लॉर्ड कैनिंग थे। के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया था। किसको किसको? बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को क्या किया था? कैनिंग ने इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया था। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था। इस परिषद का केवल क्या था? सलाह देने का अधिकार था, तथा यह विषयों पर चर्चा का नहीं कर सकती थी। क्या यह विषयों पे चर्चा नहीं कर सकती थी? उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने के लिए चर्चा प्राप्त हुई थी? तो किस अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। किसके द्वारा? भारतीय परिषद जो अधिनियम है 1892 के द्वारा इसको क्या हुआ था कि इनको शक्ति प्राप्त हुई थी। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सा? बी, 1892। आप जानते हैं 1800 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था कि भारतीय परिषद अधिनियम की स्थापना, इसमें क्या हुआ था? लोकप्रिय, इसमें ठीक है, प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक के रूप में इसको क्या किया गया था? इसमें सदस्यों के क्या हुआ था? इसका विस्तार किया हुआ था। भारत 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम जो थी उस परिषद का विस्तार किया गया था। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया था। क्या किया गया था? इसमें यही पूछा था, बजट में चर्चा करने के लिए बात मिली हुई थी, और उसको क्या किया गया कि सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई थी और उन्हें मतदान का भी अधिकार प्राप्त हुआ था। किसका? मतदान का अधिकार।
प्राप्त हुआ था। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। किसका? अप्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन पद्धति। ठीक है, इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? कूट से सही उत्तर का चयन करना है। क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। नियंत्रक मंडल की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो देखो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। पहले देखो, हमको जो पता है, हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है अधिनियम 1773 द्वारा। किसके द्वारा? 1773 के द्वारा। एक बी का क्या हो गया? वन वाला हो गया। बी का वन वाला हो गया। बी का वन वाला हो गया। उसके बाद देखते हैं कि नियंत्रक मंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। उसके बाद ईसाई मिशनरियों की स्थापना। ईसाई मिशनरियों की स्थापना किसके द्वारा हुई? 1813 अधिनियम के तहत। किसके? 1813 अधिनियम के तहत। और जबकि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1833 के अधिनियम द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। बी जो है इसका राइट आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई और साथ ही में भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया था। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इस समय साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य भी बना। कौन बना था? लॉर्ड मैकाले। कौन बना था? लॉर्ड मैकाले 1834 में। और प्रथम विधि आयोग भी बनता है 1834 में। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। और पाश्चात्य शिक्षा के लिए इसका गठन किया जाता है। उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था क्या था? इसका अध्यक्ष था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट के द्वारा, कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा? तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1892 के अधिनियम द्वारा जानते ही है आप, क्या हुआ था? बजट पे चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी? बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, 1909 का जानते हैं। ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार हुए। क्या क्या हुए थे? द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। जबकि 1892 में क्या हुआ था? 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। जबकि इसमें क्या हुआ? 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को मत देने का भी अधिकार दिया गया। और इसके द्वारा प्रांतों में क्या हुआ? द्वैध शासन की भी स्थापना की गई। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का भी 1919 के अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति हुई। किसकी? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। इसे 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं या चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी है। देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 या 1935 के द्वारा। 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। क्या किया गया था? 1935-37 में इस अधिनियम के द्वारा 1935 में क्या हुआ? 37 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रांत भी बना दिए गए। क्या किया गया? उड़ीसा एवं सिंध के नाम के दो नए प्रांत भी बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की भी स्थापना होती है। कब होती? 1 अक्टूबर 1937 को होती है और की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? किसको दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, विधान पालिका को दी गई थी कि प्रांतीय विधानमंडल को दी गई थी कि गवर्नर जनरल को दी गई थी कि प्रांतीय गवर्नरों को? तो दी गई थी। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। और वर्तमान में ये अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? ये आपके संसद के पास हैं। किसके पास है? संसद के पास हैं। और अवशिष्ट शक्तियां ये किस सूची का विषय होती हैं? ये संघ सूची का विषय होती हैं। और अवशिष्ट शक्तियां ये कहाँ से ली गई हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई हैं। देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन इमरजेंसी अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। कब? 1935 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में कि कैबिनेट मिशन 1946 में। अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था? अगस्त जो प्रस्ताव था वो कब पेश किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कब भारत सरकार अधिनियम 1935 में पेश किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय क्या थी? एक अखिल भारतीय क्या थी? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी और स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतें इसमें शामिल होने से इनकार कर दी थी अखिल भारतीय संघ में। उसके बाद अगला है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत धारा 42 से प्रेरित है। किसके? धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 में है। किसमें है? अनुच्छेद 23 में है। राष्ट्रपति अध्यादेश लगा सकता है। ठीक है, अध्यादेश लगा सकता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कि आयरलैंड से? तो जो संघात्मक शासन है, जिसे क्या कहते हैं? संघात्मक शासन, वो कनाडा से लिए गए हैं। जबकि हमारे आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, क्या राष्ट्रपति का पद लिया गया है। और हमारी क्या लिया गया है? न्यायपालिका भी ली गई है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है। ठीक है, ये हमारे यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है।
कनाडा के संविधान में केंद्र और राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त होता है। केंद्र जो राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त होता है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है अनुच्छेद 248 में विधि बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है, क्योंकि ये अवशिष्ट शक्तियां होती हैं जो न केंद्र सूची में होती है, न समवर्ती सूची और न संघ सूची में। ये इन सभी से बाहर होती हैं, इनमें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। किसको? राष्ट्रपति के हेतु आरक्षित कोई भी ऐसा विधेयक है जो राज्यपाल ये समझता है कि इसको राष्ट्रपति के लिए उनके पहले परमिशन के लिए रखना चाहिए, तो ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची दी हुई फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार जो है आपके अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए से लिए गए हैं। जबकि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती जो सूची है वो हमारी कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जबकि इसी में होगा भारत और संघ राज्यों में जो संघात्मक जो इसमें कौन अधिक शक्तिशाली, वो कनाडा से होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो ये कहाँ से है? ये कनाडा से है। कहाँ से है? कनाडा से। ठीक है, कनाडा से है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी इसका ऑप्शन राइट आंसर से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिए गए हैं और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये कनाडा का प्रावधान है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई है कि द्विसदनीय विधायिका है कि न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल जो रिव्यू होता है की व्यवस्था की गई है। तो इसमें क्या की गई है? जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। कहाँ पर? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में। और भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली, कि फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली, कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? भारत में संघीय संसदीय प्रणाली, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली। भारत सरकार में संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली नहीं।
भारत में, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि एक संघीय व्यवस्था की गई है। ठीक है, एक परिसंघीय व्यवस्था की गई है। देखते हैं, प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था तथा परंतु अमेरिकी की गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया है। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप संविधान अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, जबकि भारत में कैसी एकल नागरिकता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो होती है की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो कितने से हैं? 12 से 35 तक। कितने से? 12 से 35 तक। ठीक है, मूल अधिकार में है अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। ठीक है, और इन अधिकारों को प्राकृतिक अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल जो राइट्स हैं वो भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था कि बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था कि तत्कालीन मध्य भारत से कि पंजाब से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? निर्वाचन हुआ था भारतीय संविधान सभा में बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित, जो अविभाजित था, उस समय विभाजित नहीं थे, भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। किससे? पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि पूर्वी भाग उनके पास चला गया, पश्चिमी बंगाल हमारे पास रह गया, भारत के पास, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या हुआ, फिर इनको बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से इन्हें उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। किसके? बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और कहाँ कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन है? 1891 और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? 1956 में मृत्यु हुई थी। संविधान निर्माण में इनकी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो कौन नहीं थे? तो इसके कौन नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को हुआ। कब हुआ अंतरिम सरकार का गठन? 24 अगस्त 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी थे तथा जगजीवन राम थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, जो बाद को क्या हुए? राष्ट्रपति के पद पर दूसरे राष्ट्रपति भी बनते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। मैंने कई बार बताया, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग जो थी वो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, बल्कि 389 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने ही इसमें भाग लिया
और दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई, संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो कई बार बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? तीसरी बैठक में, जो 13 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के प्रभावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आदि को सुनिश्चित हो सके। और इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना? मिलान करना है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखो, पहले उपाध्यक्ष संविधान सभा के थे, वो थे टीटी। कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी थे। कौन से? एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी थे। और जबकि प्रारूप समिति के जो एकमात्र सदस्य कांग्रेसी थे, वो थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी थे। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के सदस्य थे। क्या थे? संघ संविधान के अध्यक्ष थे। ठीक है। और राजस्थान के रियासतों से संबंधित राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? बीटी कृष्णामाचारी थे। कौन थे? बीटी कृष्णामाचारी थे। ठीक है। तो देख लेते हैं, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, जबकि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे वो बीटी कृष्णामाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के निर्माण हुए तो भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। कितने? 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और कितनी? 11 बैठकें हुई। कितनी? 11 बैठकें हुई। समय लगा था। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जबकि कुल अवधि 165 दिन की लगी थी, आयोजित किए गए थे। इसमें कुल खर्चा जो आया था वो 64 लाख रुपए आया था। अगला क्वेश्चन से, भारतीय सभा में संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, कि भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, कि प्रांतीय विधानसभाओं, किसके द्वारा? कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो किसके द्वारा हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था, जो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया था। स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? वो बी.एन. राव थे। कौन थे? जबकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
वर्ष 1950 से 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन थे? एन गोपालास्वामी आयंगर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसमें गोपालास्वामी आयंगर थे, गोपालास्वामी आयंगर थे और इसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ये दोनों लोग क्या थे? प्रारूप समिति के। जबकि प्रारूप समिति के कितने? 6 सदस्य थे। 6 सदस्य थे। टीटी कृष्णामाचारी भी थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, ये सभी लोग थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं प्रारूप समिति के कौन कौन से सदस्य। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके अतिरिक्त इस समिति के 6 अन्य सदस्य भी थे, जिसमें से एन गोपालास्वामी आयंगर थे, के एम मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। और अगले जो थे 5वें बी एल मित्र थे। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। तत्पश्चात एम एन माधव राव ने इस पद को संभाला और छठे जो थे डीपी खेतान जो थे, इनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी ने इस पद को संभाला था। अगला क्वेश्चन से भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, कि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, कि भारतीय संसद द्वारा, कि ब्रिटिश संसद द्वारा? तो किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान सभा के प्रारूप पे संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों ने उपस्थित हुए, जबकि 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए तथा संविधान सभा के कुछ प्रावधान इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता और निर्वाचन संबंधी प्रावधान। ये 3 बातें इस समय शामिल की गई थी। अगला क्वेश्चन से किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो उस वर्ष 1950 में अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1900 अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था। बी एन धर ने किया था, ये भी कह सकते हो, बी एन धर ने किया था। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अगला क्वेश्चन से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। जबकि जेबी कृपलानी क्या थे? जेबी कृपलानी मूल अधिकार एवं उप अधिकार जो थे उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन से संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस अपनाया, कि इस तिथि को वर्ष 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, कि यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस 1930 में कांग्रेस ने क्या किया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। साथ ही तथा 26 जनवरी 1926 को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। और पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल्स को।